कि अगर आप मक्का बो रहे हैं और आप बाजार वाला मक्का नहीं बो रहे हैं, आपके पास में देसी बीज है, तो आप उसका भी बीज उपचार अवश्य करिए, उसके बाद ही उसको बोइए, ताकि आपको अंकुरण में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। और सब्जियां जैसे आप लगाएं तो आप बेला वाली सब्जियां लगा सकते हैं, जो हमारी लौकी, गिलकी, करेला वगैरह आप लगा सकते हैं इस समय में। उसके लिए अभी आपके पास में पौधे भी आपको आसानी से तैयार मिल जाएंगे। किसान भाइयों ने अभी बो दिया है या 2 4 8 दिन की फसल हो चुकी है, तो इस कंडीशन में उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे आपके खेत में आपने बुआई कर दी है, तो बुआई करने के बाद में हमारे जो किसान भाई हैं उनको ये ध्यान रखना है कि नमी संरक्षण आपको करना है। तो नमी आपके खेतों से ना निकले, इसके लिए आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अगर आपने सोयाबीन बोया है, मक्का बोया है, और जिन किसान भाइयों को लगभग अभी कम से कम 15 से 20 दिन तो अभी बहुत कम ही लोगों को हुए हैं, तो नमी संरक्षण के जो कुछ उपाय हैं हम अपना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो भी पेड़ पौधे की पत्तियां हैं या भूसा है या पैरा आपके पास में है, उसको आप जैसे तुअर आपने लगाई है या फिर आपने मक्का लगाया है, तो बीच बीच में जो कतारें हैं उन कतारों में आप बिछा दीजिए, जिससे कि नमी संरक्षण हो सके। यानी पानी जो हमारे खेत में है वो वाष्पीकरण से उड़ेगा नहीं, और जो भी पानी जमीन के अंदर है वो पौधों को मिलता हुआ चला जाएगा। तो नमी संरक्षण के लिए हम प्राकृतिक खेती का जो एक घटक है, मल्चिंग जिसको हम बोलते हैं, आच्छादन, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम नमी का संरक्षण कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में अभी पानी को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बारिश नहीं हो रही है, लंबा गैप हो गया है, तो उस स्थिति में किसान भाइयों को क्या सावधानी रखनी है? अब जिनके पास में पानी है, जैसे कई लोगों के पास में सिंचाई के साधन है, तो स्प्रिंकलर के माध्यम से आपको लाइफ सेविंग इरिगेशन जो होता है वो आपको करना पड़ सकता है, अगर पानी नहीं गिरता है। और जिनके पास में पानी नहीं है और उनकी फसल मान लीजिए आपकी 20 से 25 दिन की है, तो आप उस स्थिति में आपको डोरा चलाना पड़ेगा आपके खेतों में, जिससे कि नमी का संरक्षण आप उस खेत में कर सकें। पर इस बार जो स्थिति देखने में आ रही है, इसके लिए हमें हल्की सिंचाई स्प्रिंकलर के माध्यम से हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा समय पानी नहीं गिरता है तो वो हमें अपनी फसल को बचाने के लिए सिंचाई ज़रूर करना पड़ सकता है। तो हमारे किसान भाइयों से ये निवेदन है कि आप लोग किसी भी प्रकार के रसायनों का ज़्यादा उपयोग अपने खेतों में नहीं करें। अगर आपको खरपतवार नियंत्रण ही करना है तो मशीनों के द्वारा, निंदाई के द्वारा, जो हाथ से निंदाई करने के यंत्र आते हैं उनके द्वारा आप निंदाई करें, ताकि आपका जो नमी संरक्षण है वो बना रहे। अगर आप रसायन डालते हैं तो रसायन से भी नमी का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रयोग हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि मशीनों से चलने वाले जो यंत्र हैं, जिससे कि हम खरपतवार प्रबंधन करते हैं, उनका प्रयोग करें और उनको अपने खेतों में चलाएं। जिससे क्या होगा कि खरपतवार भी आपके खेतों से चले जाएंगे और आपका जो जमीन है वो भी ढीली पड़ जाएगी, जिसके कारण आपकी फसल को अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते पानी नहीं भी मिलेगा तो भी आपकी फसल उस पानी की कमी को सहन कर पाएगी। कुछ दवाइयाँ है किसान भाइयों को डालनी ही है, तो जैसे जैविक दवाइयाँ है, तो कुछ जैविक दवाइयों के बारे में अपने किसान भाइयों को बता दीजिए। जैसे अभी वर्तमान समय में हमें पानी को देखते हुए कार्य करना है, तो जैविक दवाइयों में जैसे आप मक्के की फसल की बात करें तो मक्के में आपका एजोस्पाइरिलम कल्चर आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि यूरिया के ही तरह आपके खेतों पे कार्य करता है। ये नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है। आप इसका स्प्रे अपनी मक्के की फसल में कर सकते हैं। और अगर आपको नाइट्रोजन का अतिरिक्त डोज डालना ही है तो आप कोशिश करें कि जैसे अभी आपकी फसल छोटी है तो दानेदार यूरिया का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर दानेदार यूरिया हमें नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, तो हम नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, तो वो भी हमारी फसल के लिए फायदेमंद रहेगा। कोशिश करें कि जितना हो सके आप पानी के माध्यम से फसलों में जो भी उर्वरक डालना चाहते हैं उसको आप फोलियर स्प्रे करके ही अपने खेतों में डालें, तो ये आपकी फसलों को ज़्यादा अच्छे से उपलब्ध होगा और पानी की कमी की भी पूर्ति खेतों में जाके करेगा। जी, बहुत अच्छा बताया कि भाई अपने को पानी की उपलब्धता को देखते हुए अपने को खेतों में काम करना है। तो अब आखिरी में अपने किसान भाइयों को आप और क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही किसान भाइयों से कहना चाहूंगी कि आपके जितने खेतों में आपने बुआई कर दी है उसकी आप निगरानी रखें, सतत निगरानी रखें। कोशिश करें बहुत ज़्यादा मात्रा में रसायनों का ज़्यादा प्रयोग अपने खेतों में ना करें। और जिन किसान भाइयों ने बोया नहीं है, अभी भी आपके खेत खाली हैं, तो अगर आपका खेत का रकबा बड़ा है तो उस रकबे को आप 3 से 4 फसलों में बांट दीजिए। कहीं कहीं आप सब्जी वर्गीय फसलें लगा लीजिए, कहीं पर आप जो हमारे मोटे अनाज वाली फसलें हैं जैसे कोदो, कुटकी है,
इनको आप अपने खेतों में स्थान दे दीजिए। तो इससे आपका क्या होगा कि कम पानी में आपका फसल का उत्पादन भी अच्छा आएगा। और इसके लिए भी अभी हमें बहुत ही आसानी से कोदो कुटकी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी किस्में इसकी मिल जाएगी, वैरायटी का बीज भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इसको अगर आप बोएंगे तो इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हम जिस प्रकार से इसको छिड़क के बोते, जैसे कोदो कुटकी में हमारी आदत है कि हम छिड़क के बोते हैं, अगर हम इसको लाइन से बोएंगे तो इसका जो हमें उत्पादन मिलता है अपने नॉर्मल जब हम खेतों में लगाते हैं, इससे दोगुना आपको खेतों में उत्पादन मिलेगा। तो आप कोशिश करें ये लगाएं। बहुत सारे किसान भाइयों से जो अभी लगाना चाह रहे हैं, कई लोगों ने चिया सीड भी लगाया है अपने खेतों में, जिसका अभी मूल्य बहुत अच्छा है और उसको बहुत ज्यादा पानी भी नहीं लगता। तो आप चिया सीड भी अपने खेतों में लगा सकते हैं, बो सकते हैं। मैम, चिया सीड के बारे में किसान भाइयों को थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए कि किस तरह से बोए, किस तरह से देखभाल करें। जिस प्रकार से हम सरसों की फसल बोते हैं, उसी प्रकार से चिया सीड का जो दाना होता है बहुत बारीक दाना होता है, सरसों के दाने से भी बारीक होता है। तो इसको हम रेत में या फिर वर्मी कंपोस्ट में मिला के हम लाइन से अगर बोते हैं, और जैसे हम थिनिंग करते हैं, जैसे हम सरसों में हम जब पौधे हमारे निकल जाते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं, ज़्यादा पौधों को हटा देते हैं। तो हम अगर चिया सीड में भी इसी प्रकार से बुआई के बाद में 15 से 20 दिन के बाद में अगर हम थिनिंग कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें पौधे की जो हाइट है लगभग 1.5 से 2 मीटर हाइट का चिया सीड का पौधा मिलता है। और ये जो फसल है इसमें बहुत कम पानी लगता है। अगर आप इसको खरीफ में लगाते हैं, रबी में भी लगा सकते हैं, पर खरीफ में अगर आप लगाते हैं और कम पानी वाले एरिया में अगर आप लगाते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इस पे हम भी यहाँ पे अपने यहाँ कार्य कर रहे हैं। और समय समय पर अभी, क्योंकि हमने इसको बड़े व्यापक रूप में इसको बड़े एरिया में नहीं लगाया, लेकिन हमें ये इतनी उम्मीद है कि किसान भाई अगर चिया सीड बोते हैं तो उनको किसी प्रकार के कोई कीड़े और बीमारियां का अटैक जो होता है वो इसमें फसल पे नहीं होता। और आर्थिक रूप से भी ये बहुत अच्छी फसल है, क्योंकि इसका जो उपयोग है पूरा दवाई बनाने में, इसके बीजों का उपयोग वजन कम करने की जो मेडिसिन बाजार में आज मिल रही हैं उसके लिए किया जाता है। तो बहुत ही निश्चित रूप में किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक ये रहेगा। जी, जैसे मैम चिया सीड अगर कोई किसान इसकी खेती करना चाहता है तो ये कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? अभी हमारे जो कृषि सखी हैं, बहुत सारे जिले में अलग अलग ब्लॉक में कृषि सखी दीदियां काम कर रही हैं, जिन्होंने पिछले साल चिया सीड खरीद के अपने ही खेतों में तैयार किया। किसी को अगर आवश्यक हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तो ताकि उनको अगर बीज चाहिए तो वो दीदी के पास में लगभग 3 कुंटल उन्होंने बीज तैयार किया है चिया सीड का, तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जी, पानी की कमी तो बता ही जा रही है और उस स्थिति को देखते हुए हमारे किसान भाइयों को खेतों में काम करने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे ये भेंट वार्ता डॉक्टर मेघा तिवारी मैम से, मानसून की देरी पर किन फसलों का चयन करें। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी की। इसमें आज हम बातें करेंगे काजू की खेती के बारे में। किसान भाइयों और बहनों, बैतूल जिले के लगभग 250 किसान भाइयों ने काजू की खेती कर रहे हैं। इन किसानों ने इस साल बहुत अच्छी कमाई भी की है। श्रोताओं, काजू को व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना कहते हैं। उद्यानिकी क्षेत्र से जुड़े कि वैज्ञानिकों ने बैतूल जिले को काजू उत्पादन के लिए सबसे अच्छा बताया गया है। बैतूल जिले के शाहपुर और घोड़ा डोंगरी की लालबर्री मिट्टी काजू उत्पादन के लिए वरदान साबित हो रही है। लगातार मौसम की मार झेल रहे इन क्षेत्रों के किसानों ने व्यावसायिक खेती की ओर आगे बढ़कर पारंपरिक खेती जैसे सोयाबीन, धान, मक्का, गेहूं, इन फसलों के अलावा काजू की खेती की ओर रुख किया है। और खास बात यह है कि किसान काजू की खेती के लिए आसपास की बंजर जमीन का भी उपयोग कर रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, काजू के पौधे लगाना सही समय मानसून का होता है। जो मानसून की जब शुरुआत होती है जून जुलाई का, उस समय आपको इन पौधों को लगाना चाहिए। गहरे गड्ढे खोदकर उन्हें 15 से 20 दिनों के लिए खुला छोड़ दे। बरसात की शुरुआत में बीजों या नर्सरी के पौधों को इन गड्ढों में लगा दे। काजू के पौधों के बीच लगभग 7 से 8 मीटर की दूरी रखना बहुत जरूरी है ताकि पौधों का अच्छा विकास हो सके।
अच्छी धूप मिले। जब पौधे छोटे होते हैं उस समय ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती और साल में 1 या 2 बार गोबर खाद डालें। समय समय पर इसकी निचली शाखाओं की कटाई करें ताकि तना मजबूत हो। काजू के पौधों को लगाने के बाद 3 या 4 साल में फूल या फल आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि अच्छी पैदावार 4 से 5 साल के बाद मिलना शुरू होती है। तो किसान भाइयों, काजू की खेती करके भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बतला देते हैं बाजार भाव। तो बाजार भाव इस प्रकार है। सोयाबीन न्यूनतम 5,675 रुपये, अधिकतम 7,060 रुपये और मध्यम 6,650 रुपये। चना न्यूनतम 4,500 रुपये, अधिकतम 5,651 रुपये और मध्यम 5,520 रुपये। मक्का 2,146 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 2,275 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम 2,193 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं 2,400 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 2,509 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम 2,480 रुपये। सरसों 6,200 रुपये, अधिकतम 7,100 रुपये और मध्यम 6,501 रुपये। तुअर न्यूनतम 5,501 रुपये, अधिकतम 6,701 रुपये और मध्यम 6,700 रुपये। गुल्ली का न्यूनतम भाव है 4,840 रुपये, अधिकतम 4,951 रुपये और मध्यम 4,970 रुपये। मूंग का भाव न्यूनतम 6,000, अधिकतम 7,000 और मध्यम 6,800 रुपये। उड़द न्यूनतम 6,850 रुपये और अधिकतम 7,100 रुपये। तो किसान भाइयों, कल फिर मिलेंगे नए विषय, नई जानकारियों के साथ, लेकिन अभी जाइएगा नहीं क्योंकि FM बैतूल से आगे और कार्यक्रम होंगे जो खास, तो सुनते रहिए। लेकिन कार्यक्रम किसान वाणी यहीं संपन्न करना होगा क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय हो गया है। तो दीजिए अनुमति आपकी बहन सरिता शेषकर को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।